आज का हमारा टॉपिक है संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। आई एम मंजू कंबोज, जीसीजी रानिया। संविधान द्वारा जिस प्रकार शासन की शक्तियों का केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों में क्या किया गया, विभाजन किया गया। मैंने बताया था कि एक संघात्मक सरकार होती है, एक एकात्मक सरकार होती है। संघात्मक सरकार में जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र और राज्यों में बटी होती हैं, जबकि एकात्मक में सारी शक्तियां केंद्र के हाथों में होती हैं। अतः संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 264 से लेकर 293 के तहत संघ और राज्यों के बीच क्या है, वित्तीय साधनों का क्या किया गया, विभाजन किया गया है। संघ एवं राज्यों के जो मध्य राजस्व साधनों को मुख्यतः कार्यक्षमता के आधार पर, उपयुक्तता के सिद्धांतों के आधार पर क्या किया गया, विभाजित किया गया है कि कौन से कार्य जो होंगे वो केंद्र सरकार के हैं और कौन से जो कार्य हैं वो राज्य सरकारों के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो वित्तीय संबंध हैं, जो वित्तीय संबंधों की अगर हम बात करें तो उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम, संघ एवं राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन। दूसरा, सहायक अनुदानों का वितरण। अतः इस पर हम स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूंगी, संघ एवं राज्यों में राजस्व वितरण। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 में संघ और राज्यों के बीच राजस्व का क्या किया गया, बंटवारा किया गया है। राजस्व वितरण की क्या की गई है, बात की गई है। अतः संघ सूची में जो विषय होते हैं वो उन पर जो हो कानून बनाने का कर लगाने का जो अधिकार होता है वो संघीय सरकार को होता है। संघ सूची में वैसे कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र को होता है, और संघ सूची में वर्णित जो विषय होते हैं उन पर कर लगाने का अधिकार भी किसको होता है, संघीय सरकार को होता है, जिसे संघीय कर या यूनियन टैक्स भी हम कह सकते हैं। इसमें कुल 14 विषय आते हैं, जैसे आयकर की हम बात करें, सीमा शुल्क की बात करें, निगम कर की बात करें, स्टाम्प शुल्क की बात करें, सेवाओं की बात करें, संपदा शुल्क की बात करें। इसके अलावा और काफ़ी सारे जो विषय रह जाते हैं। इसके अलावा जो राज्य सूची में जो विषय होते हैं जिन पर कर लगाने का अधिकार किसको होता है, राज्य सरकारों को। यानी कि मैंने एक आपको संघ सूची बताई थी, मैंने एक आपको राज्य सूची बताई थी। मैंने संघ सूची में बताया था कि केंद्र कानून बनाता है और राज्य सूची में राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संघ सूची के विषयों पर कर कौन लगाता है, संघ सरकार, और राज्य सूची के विषयों पर कर कौन लगाता है, राज्य सरकार लगाती है। अतः केंद्र जो होता है वो 14 विषयों पर कर लगाता है, और जो राज्य सरकार है वो 19 विषयों पर कर लगाती है, जैसे भू राजस्व पर लगान, कृषि आय पर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि पर संपदा कर, खनिज अधिकारियों पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, पत्थर कर, मार्ग कर, व्यापार व्यवसाय पर कर, विलासिताओं की जो चीज़ें होती है, भोग विलास की चीज़ें होती हैं उन पर कर आदि। अतः हम कह सकते हैं कि संघ और राज्यों के अन्य स्रोतों को हम निम्नलिखित रूप से जो परिभाषित करेंगे, इसमें हम इस पर डिटेल करेंगे कि संघ की आय के साधन कौन से हैं और राज्य की आय के साधन कौन से हैं। फर्स्ट, रोल ऑफ संघ की आय के साधन, सोर्स ऑफ रिव्यूज ऑफ द यूनियन। कृषि से आय के अतिरिक्त अन्य जो कर आते हैं, इनकम टैक्स इसको हम बोलते हैं। आयात निर्यात कर जो होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, उस पर जो कर लगाया जाता है। तंबाकू, रुई, भारत में बनाई जाने वाली जितनी भी वस्तुएं होती है, एक्साइज ड्यूटी, उस पर जो कर लगाता है संघ लगाता है। निगम कर जो होते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स होते हैं। संपत्ति पर कर, भूमि कर को छोड़कर, कृषि भूमि को छोड़कर ओनली। औषधियों पर कर, कंपनी के मूल धन के मूल्य पर कर, रेलवे, समुद्र, हवाई जहाज़ों द्वारा लगाए जाने वाले माल तथा यात्रियों पर कर, समाचार पत्रों की खरीद बिक्री पर कर, स्टैम्प पेपर या स्टाम्प ड्यूटी पर कर, स्टॉक एक्सचेंज, बाजारों का स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त अन्य कर, डाक तार, टेलीफोन बिल्स, एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट तथा बीमा पॉलिसी आदि पर जो कर लगाया जाता है, तो केंद्र सरकार जो है कर लगाती है। जो 14 विषय हैं। इसके साथ साथ जो हमारा अगला पॉइंट है वो मैंने बताया है आप लोगों को कि राज्यों की आय के साधन,
राज्यों की यानी कि राज्यों को कहाँ से आय प्राप्त होती है। जैसे हम बात करें तो राज्य निम्नलिखित जो है चीज़ों पर कर लगाता है। भूमि राजस्व पर कर लगाता है, कृषि आय पर कर लगाता है, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर लगाता है, भूमि तथा भवनों पर कर लगाता है, खनिज पदार्थों पर कर लगाता है, मदिरा शराब अफीम गांजा आदि नशीली वस्तुओं पर कर होते हैं, आमोद प्रमोद के जितने भी साधन होते हैं, बिजली की खपत बिक्री पर कर होता है, समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की जो बिक्री होती है उस पर कर होता है, समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों के अतिरिक्त अन्य विज्ञापनों पर कर, सड़क अथवा आंतरिक जल मार्गों द्वारा लाए जाने वाले माल पर कर, सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों पर कर, पशुओं और नौकाओं पर कर, व्यवसाय व्यापार पेशों पर कर, ऐश्वर्या की जितनी भी वस्तु हैं, मनोरंजन जुआ शर्त आदि पर कर, जंगलात से होने वाली आय, जंगल जो होते हैं जंगलात, राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर ली जाने वाली फीस, इसके अलावा केंद्रीय स्टाम्प कर के अतिरिक्त अन्य कागज पत्रों पर लिए जाने वाले स्टाम्प कर, संघ सरकार से होने वाले अनुदान आदि। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि करों के संबंध में कोई समवर्ती विषय नहीं है। अवशिष्ट विषयों पर भी कर लगाने का अधिकार केंद्र को है, जैसे उपहार के साधन है, व्यय कर लगाना आदि, जिसका उल्लेख राज्य वर्णित दोनों के विषयों में नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य सरकारें केवल राज्य सूची में विषयों पर कर लगाती हैं और वो स्वयं ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस धन का क्या करती हैं, व्यय करती हैं। परंतु संघ सरकार द्वारा संघ सूची में दिए गए विषयों पर भी जो है कर लगाती है और संघ सरकार स्वयं उसको इकट्ठा करती है। न ही सभी करों से प्राप्त धन को वो स्वयं व्यय करती है, बल्कि ऐसे 4 प्रकार के संघीय कर होते हैं जो पूर्णतः आंशिक रूप में राज्यों को क्या कर दिए जाते हैं, सौंप दिए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ कर टैक्स जो होते हैं जो संघ सूची के विषयों में आते हैं, संघ ही जो है लगाता है लेकिन वो राज्यों को सौंप देता है। ऐसे निम्नलिखित कर हैं जिसका मैं आगे डिटेल से जो है वर्णन करूँगी, जिसमें फर्स्ट रोल हमारा मैंने एक पॉइंट दिया कै नंबर, कर जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं और राज्यों द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 268 की अगर मैं बात करूं तो संघ द्वारा जो लगाए गए कर हैं, राज्य सरकारें उन्हें इकट्ठा भी कर सकती हैं और उनका व्यय भी कर सकती हैं। लगाती तो संघ सरकार है लेकिन राज्य सरकारें उसको क्या करती है, इकट्ठा। ऐसे कौन कौन से कार्य, जैसे औषधियाँ हैं, श्रृंगार प्रस्थान की वस्तुएं होती हैं, उससे होने वाला उत्पादन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रोमजरी नोट, बीमा पॉलिसी पर जो लगा स्टाम्प कर होता है वो भी संघ सरकार लगाती है लेकिन राज्य सरकारें क्या करती हैं, उसको इकट्ठा करती हैं। सेकंड पॉइंट में आता है कर जो संघ द्वारा लगाए गए वसूल भी किए जाते हैं परंतु राज्यों को दे दिए जाते हैं। यानी कि कुछ टैक्स कर ऐसे होते हैं जो संघ सरकार लगाती है, संघ सरकार ही वसूल करती है लेकिन राज्यों को दे दिए जाते हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद 269 की बात करूं तो संविधान का अनुच्छेद 269(1) के अनुसार शुल्क कर एवं कर सरकारों द्वारा लगाए और इकट्ठे किए जाते हैं परंतु राज्यों को दे दिए जाते हैं। जैसे संपत्ति उत्तराधिकार, संपत्ति कर, कृषि भूमि के अतिरिक्त, रेलवे, समुद्र, हवाई जहाज, समाचार पत्रों की खरीद बिक्री, समाचार पत्रों के अतिरिक्त अंतर्जातीय व्यापार, वाणिज्य क्रय विक्रय पर कर, शेयर बाजार, सट्टा बाजार के सौदों पर कर आदि जो कर होते हैं वो संघ सरकार लगाती है, संघ सरकार ही वसूल करती है परंतु वो राज्यों को दे दिए जाते हैं। इसी प्रकार वह कर जो केंद्र द्वारा लगाए गए तथा इकट्ठे किए गए परंतु केंद्र और राज्य दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। पहले में मैंने बताया कि संघ सरकार लगाती है और राज्य उसको इकट्ठे कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट में मैंने बताया संघ सरकार लगाती है, वो ही वसूल करती है लेकिन राज्यों को दे दिए जाते हैं। थर्ड पॉइंट में आता है कि केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र ही उसको इकट्ठा करता है पर केंद्र और राज्य दोनों बांट लेते हैं। जैसे संविधान का अनुच्छेद 270 जो है उसके अनुसार क्या, कृषि आय के अतिरिक्त इनकम टैक्स संघ सरकार द्वारा ही लगाया जाता है, उसी के द्वारा ही इकट्ठा किया जाता है परंतु समय समय पर निर्धारित रीति के अनुसार उसका विभाजन क्या होता है, संघ और राज्यों के बीच। अतः उसको कौन लगाता है, संघ सरकार लगाती है लेकिन संघ और राज्य सरकारें दोनों आपस में क्या करती हैं, बांट लेती हैं।
संघ उत्पादन शुल्कों का वितरण। संविधान के अनुच्छेद 272 के अनुसार संघ सूची में वर्णित औषधियों, श्रृंगार की वस्तुओं के उत्पादन शुल्क को छोड़कर अन्य उत्पादन शुल्क संघ सरकार द्वारा ही लगाए जाते हैं और संघ सरकार द्वारा ही इकट्ठे किए जाते हैं, किंतु इनसे प्राप्त धन को संसद द्वारा निर्धारित विधि या कानून के अनुसार केंद्र और राज्यों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। यानी कि संघ उत्पादन शुल्क जो होते हैं उनका भी क्या कर दिया जाता है, वितरण आपस में संघ और राज्य दोनों क्या कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है राज्यों को सहायक अनुदान देना। अनुच्छेद 275 के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह उन राज्यों को जिन्हें उनके अनुसार सहायता की आवश्यकता है, ऐसी राशि जो है वो अनुदान के रूप में राज्यों को क्या कर सकती है, प्रदान कर सकती है, जो संसद की विधि द्वारा ही क्या होती है, निर्धारित होती है। इसके अतिरिक्त संघ द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने वाली जो संबंधी प्रावधान है, जैसे असम की बात करें, बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, पश्चिमी बंगाल पटसन से बने माल और उस पर लगा जो निर्यात कर होता है उससे आने वाली जो आय का कुछ भाग दिए जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा उन क्षेत्रों को उन्नत तथा विकसित करने के लिए असम राज्य को विशेष सहायक अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार राज्य उन जातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण की योजनाओं को अपने क्षेत्र में लागू करते हैं, उन्हें भी विशेष सहायक अनुदान दिए जाते हैं। ऋण लेने की शक्ति। संविधान ने राज्यों को ऋण लेने की शक्ति प्रदान की है, परंतु वे ऐसे ऋण केवल भारत के अंदर ही ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी राज्य उस समय तक ऋण नहीं ले सकता जब तक कि उसने पहले लिए गए ऋण को न चुकाया हो, जिसके लिए केंद्र सरकार ने जिम्मेवारी ली हो। अतः राष्ट्रपति द्वारा देश में वित्तीय संकट की घोषणा पर केंद्र और राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकारों को आदेश देता है, वह अपने विधानमंडल द्वारा पास किए गए सभी धन बिल जो होते हैं उसकी स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं और ऐसे बिल जो है उसकी स्वीकृति प्राप्त करने पर ही लागू होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऋण तो राज्य सरकारें लेती हैं, लेकिन राज्य सरकारें भारत के अंदर ही जो ऋण ले सकती हैं। अगर उन्होंने बाहर से फॉरेन कंट्री से अगर राज्यों ने ऋण लेना तो वो केंद्र सरकार ही ऋण लेगी और राज्यों को अनुदान के रूप में उस ऋण को क्या करती है, राज्यों को दे सकती है। केंद्र की परमिशन से होता है ऐसा। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके पश्चात 5वें वर्ष की समाप्ति पर ऐसे पूर्व समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे देश द्वारा वित्त आयोग क्या करता है, गठित करता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्यों से ये मिलकर बनता है। इस आयोग का क्या कर्तव्य होता है, संघ और राज्य के बीच करों का विभाजन करना, भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देना, केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच किए गए समझौते को चालू रखना, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए अन्य किसी विषय के बारे में राष्ट्रपति की क्या करना, सिफारिश करना, ये काम क्या होता है, इस आयोग का होता है। उसके बाद आता है वित्त आपातकालीन शक्तियाँ। वित्त आर्टिकल 360 मैंने बताया, आपातकाल 352, 356 और 360। जब वित्तीय संकट काल की घोषणा होती है तो उस समय प्रांतों की आय सीमा उन्हीं करों तक सीमित रहती है जिसका उल्लेख राज्य सूची में है। अतः वित्त संकट काल में राष्ट्रपति संविधान के किसी भी अनुच्छेद को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है, जिसका संबंध या तो अनुदानों से होता है या संघ के करों की आय के भाग में बांटने से भी हो सकता है। राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार को वित्तीय औचित्य के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश आदेश देती है और राज्य सरकारें आदेशों की क्या करती है, पालना करती हैं। राष्ट्रपति आदेश द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा जो पास किए गए धन बिल को भी अपने विचार के लिए क्या रख सकती है, सुरक्षित रख सकती है। लेकिन आज तक हमारे भारत के अंदर वित्त संकट नहीं आया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा प्रशिक्षक की नियुक्ति संबंधी जो अनुबंध है, प्रांतों के वित्त संबंधी आय और व्यय के ब्यौरे की जो जांच होती है वो जो है एक अधिकारी को दी गई होती है। ये अधिकार एक अधिकारी को होता है और इस अधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है
तथा संसद कानून द्वारा इसे अधिकार और कर्तव्य सौंपे जाते हैं। यह अधिकारी न केवल हिसाब और किताब की जांच पड़ताल करता है, अपितु राज्यों को यह निर्देश दे सकता है कि वे अपना हिसाब किताब किसी ढंग से लिखें। अतः हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों के जो हिसाब किताब होते हैं वो महालेखा प्रशिक्षक जो होता है, जो अधिकारी के रूप में चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो पूरा जो है उसका ब्यौरा रखता है। अतः प्रांतीय वित्तीय प्रशासन पर संघ का ही अधिकार होता है। उसके बाद है करों की विमुक्ति। अनुच्छेद 285 के अंतर्गत जब तक संसद विधि द्वारा कोई प्रतिबंध न लगा दे तब तक राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कर नहीं लगाया जा सकता। भारत सरकार की रेलवे द्वारा प्रयोग में की जाने वाली बिजली पर संसद की स्वीकृति के अभाव में अनुच्छेद 287 के अंतर्गत ये लिखा गया है कि राज्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकता। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 289 के द्वारा भी राज्य की संपत्ति और आय को संघ के करों में विमुक्ति दी गई है। इस संदर्भ में केवल एक अपवाद यह है कि राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए जाने वाले किसी प्रकार के व्यापार या व्यवसाय को तब तक विमुक्ति नहीं मिल सकती जब तक संसद यह घोषणा न करे कि वर्णित जो व्यापार या व्यवसाय है वो संबंधित राज्य के सामान्य कर्तव्यों का क्या है, अंग है। अतः हम कह सकते हैं कि अनेक आलोचकों ने इसका क्रिटिसिज्म भी किया है, इसकी आलोचना भी करी है। जैसे वैधानिक क्षेत्र की बात करें तो संघ को प्रमुख माना गया है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि संसद को ही राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। प्रशासनिक संबंधों में केंद्र ही प्रमुख है, वित्तीय संबंधों में भी केंद्र प्रमुख है। संविधान में संशोधन की बात करें तो संविधान के संशोधन में भी किसको प्रमुख माना गया है, केंद्र को प्रमुख माना गया है। अतः विचारकों के द्वारा जो है, आलोचकों के द्वारा इसकी क्या की गई है, आलोचना करी गई है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों का जो संचालन होता है वो दलीय दृष्टिकोण के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहिए। यद्यपि राज्यों को विकास के कार्यों के लिए समय समय पर केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है, वो स्वायत्तता की मांग करते हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि संघ और राज्यों के बीच पारस्परिक संबंध हैं। वास्तव में केंद्र तथा राज्य दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों में ठीक मिलाकर काम करने से ही राष्ट्र की क्या हो सकती है, उन्नति हो सकती है। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी गिरी का विचार है, केंद्र तथा राज्यों की सरकारें संयुक्त रूप में लोगों के कल्याण और उन्नति के प्रयासी हैं और राज्यों में परस्पर या राज्यों तथा संघ में किसी भी प्रकार का संघर्ष होना उचित नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि केंद्र की अपनी शक्तियां हैं, राज्य की अपनी शक्तियां हैं, कोई भी किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।